तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर में थ्री लेग्स पढ़ी थी। स्टेट की जो पावर है वो डिवाइडेड होती है, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड वन इज जुडिशरी। तो इन तीनों की सेपरेशन में हम आज स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ये सिलेबस की लाइन है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो इसके बेसिस पे जो कुछ टाइप के टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं, एक तो पार्लियामेंट के फंक्शंस। स्ट्रक्चर तो आपको पता है क्या है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। मैम, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। हम्म। तो ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का वो आपको ऑलरेडी पता है। तो हम फंक्शनिंग की बात करेंगे। तो फंक्शनिंग के साथ साथ इसके जो लोकसभा के जो हेड करते हैं, स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आता है कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो ये पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर ही सबसेट है, लेकिन हम अलग से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा, कंपैरिजन विद ब्रिटेन। इनफैक्ट 2023 का जो क्वेश्चन था वो इसी के बेसिस पे आया था कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरिटी है इंडिया और ब्रिटेन में, इसमें क्या डिफरेंस है, हम इसकी बात करेंगे। फिर आता है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल हो गया, आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रिविलेजेस जो होगी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर आती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये सब डिस्कस करने के बाद हम एक लेक्चर लेंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर पर फोकस करेगा। सेम ही है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स होंगी, करंट एग्जांपल जो चल रही होंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ताकि क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे 2021 या 22 में भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा। और जो जो क्वेश्चन जैसे स्पीकर आ चुका है, तो वो नेक्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव असेंबली को हेड करते हैं उसके बारे में आ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो पार्लियामेंट के बारे में पूछ चुके हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर पर फोकस शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन उस कोडिंग आ रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे पास लाइक बिफोर हैंड हमारे पास अगर आर्टिकल्स हो जो स्पेसिफिक करंट एग्जाम्पल्स है तो आंसर अच्छा लिखा जाता है। तो पहले हम पार्लियामेंट को कवर करेंगे। और इस क्लास में जो कवर होगा पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के बारे में, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव एंड देन स्पीकर। ये कवर करने के बाद बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो हम कल वाइंड अप कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग होगी। अब आता है पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आर्टिकल कहाँ से, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट। तो वो आर्टिकल 79 है। अब वहां पे आप अकेला 79 भी मेंशन कर सकते हो, वरना आर्टिकल 79 टू 122 जो कि पार्लियामेंट के साथ डील करता है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन इससे निकल के आता है तो इंट्रोडक्शन इससे हो सकती है, ताकि हम आर्टिकल को मिस ना करें। और जो लास्ट कॉपीज मैंने देखी थी, किसी ने भी आर्टिकल्स लिखे नहीं है, मतलब एक भी स्टूडेंट ने। तो ये फोकस करना है कि आर्टिकल्स मिस नहीं करने, क्योंकि GS2 के अंदर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यूडेशन, वैल्यूडेशन भी नहीं है, मैं कहूंगी कि सबसे बेसिक थिंग है वो हमें आर्टिकल्स लिखने ही है। और अगर हमने प्रिपेयर कर रखे हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना। मतलब वहां पे आपको लिंक करना है, जैसे सपोज करो स्पीकर पर क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये तो नहीं पता कि आर्टिकल 93 है उसका स्पेसिफिकली, लेकिन एटलीस्ट ये पता होगा कि पार्लियामेंट जो है 79 से लेके 122 तक है। तो आप इसको मेंशन कर दीजिए। फिर राज्यसभा पे आता है आर्टिकल 80 है, लेकिन एटलीस्ट 79 टू 122 पता होगा। तो कोई भी इससे टॉपिक निकल के आएगा तो इसको मेंशन कर देना। अब इसके बाद हम करेंगे इसका रोल। ऑलरेडी हमें पता है जो भी ये करता है पार्लियामेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं जो इसकी लाइक ब्रॉड पावर्स हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में आए सबसे मेन पावर क्या है पार्लियामेंट की। to make laws. हम्म। तो मतलब अगर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट की पावर क्या है, टू मेक लॉज। नेक्स्ट। keep a check on executive. एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल रखने के लिए ये सबसे मेन है, इसके बाद लॉज के बाद। और आरती। मैम, अमेंडमेंट करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी लॉ अमेंडमेंट वो इसी के अंदर आ गई। और आप एक जो स्पेसिफिक जैसे होता है ना कि ब्रॉड पावर, सबसे मेन जो होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना भी इनका ही काम है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट्रियंस कौन होते हैं, हमारे ही द्वारा इलेक्टेड होते हैं।
तो ये 3 ब्रॉड पावर्स होगी। मतलब अगर सपोज करो एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली नहीं पूछा कि क्या है, आप एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हो। मतलब अगर 15 मार्कर है तो एक इंट्रोडक्शन देने के बाद एक माइक्रो डायग्राम बन सकती है, ये आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल बिल्कुल नहीं मिस करना है, 79 टू 122। अब आता है इसके रोल्स। लॉज बोला था रूपाली ने, तो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है वो हमें पता है कि लॉज यहीं से निकलते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना, ये अंकित ने बोल दिया, आर्टिकल 75 मेंशन करोगे। किसका है? Council of Ministers collectively responsible to Lok Sabha. तो इससे निकल के आता है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। तो यहाँ से निकल के जो मतलब इम्प्लिसिट पावर है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। जुडिशियल फंक्शन हो गया, आर्टिकल 61 क्या है ये? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 61। फिर आर्टिकल 124 रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर आता है इलेक्टोरल पावर्स, वही जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस यहीं से होते हैं। फिर हो गया इमरजेंसी पावर। फिर फाइनेंशियल पावर्स हो गई कि बजट को अप्रूव वगैरह करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आरती ने बोला ही था कि अमेंडमेंट करने की पावर्स जो है। आर्टिकल कौन सा लिखोगे यहाँ पे? 368। 368. 61. 368। तो आपको मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो मैं साथ साथ, जैसे आपको सपोज करो कुछ भी दिमाग में आता है कुछ पॉइंट, ट्राई टू लिंक इट विद एनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे क्या होगा, मतलब साथ साथ वैल्यूडेशन होता रहेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो लिख ही दिया, वो आपको दिमाग में आ भी जाएगा। लेकिन अगर वहां पे आर्टिकल याद आ जाए तो पक्का मेंशन करना है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कोट करने की जरूरत है या नहीं। जस्ट थोड़ी सी स्पेस लेगा ब्रैकेट में, आप इसको मेंशन कर दो। और ये हो गए जो ब्रॉड पावर्स हैं पार्लियामेंट की। ये इसलिए कवर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है। लेकिन हम एटलीस्ट इतना अवेयर हैं कि यूपीएससी के अंदर ये नहीं आ सकता कि जस्ट राइट रोल ऑफ पार्लियामेंट, इट कांट कम एग्जैक्टली लाइक दिस इन एग्जाम। बट क्या होता है कि लाइक यूपीएससी में एक एक जो इसका रूल है या पावर है उस पर क्वेश्चन बनता है। जैसे लेजिस्लेटिव के अंदर कि क्या इश्यूज हैं अभी, मतलब जो भी लॉज पास हो रहे हैं हम इसके इश्यूज अभी करेंगे। एग्जीक्यूटिव को काउंटेबल रख पा रहे हैं नहीं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। फिर जुडिशरी के रिगार्डिंग, जुडिशरी के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आ चुका है? एनजीएसी, मतलब कितना वो रेलेवेंट है। मतलब अगर हम कितना जो है पार्लियामेंट का रोल जुडिशरी के अंदर बनता है। अब यहाँ पे कौन सा था, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट। तो जो हमने पहले टॉपिक्स किए हैं सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरलिज्म, अब उसको माइंड में एज अ टॉपिक कंसेप्ट रखना ही है। नेक्स्ट जितने भी क्लासेस होंगे या जितने भी क्वेश्चंस लिखोगे वहां पे ये वर्ड्स यूज करने हैं आपको। अब यहाँ पे आ जाता है कि इसके साथ लिंक कर सकते हैं इलेक्शंस के अंदर। स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन आपको पता है इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑलरेडी पूछ चुके हैं और बाकी भी आ सकती हैं। प्रेसिडेंट रूल पे तो क्वेश्चन आ ही चुका है इस बार, आर्टिकल 356 के ऊपर 2023 के अंदर ही आया है कि इसका यूज जो है आफ्टर 1990s क्यों डिक्लाइन हो रहा है। इसको आप किसके साथ लिंक करोगे कि 1990s के बाद क्यों डिक्लाइन हो रहा है यूज? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। एग्जैक्टली। एक तो जो कोलिशन गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो गई है 1990s के बाद, मतलब ये टॉपिक कहाँ से निकल के आता है, फेडरलिज्म के साथ। मतलब फेडरलिज्म का जो एवोल्यूशन है वो कैसा हुआ, उसके अंदर 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बननी स्टार्ट होगी। इनफैक्ट जो पहले जो स्टार्टिंग में 1969 के बाद, मतलब 1957 में जैसे फर्स्ट टाइम सीपीआई गवर्नमेंट आती है, तब क्या था, रूलिंग गवर्नमेंट जो थी वो सारी स्टेट्स के अंदर थी। जब एक आज स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट आती थी, दूसरी मतलब पार्टी आती थी, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे। लेकिन 1990s के बाद ये इतना यूज करना पॉसिबल नहीं है। और आप एक तो ये एंगल हो गया जो रूपाली ने बोला, और क्या बोलो, क्या लिखोगे? आप ये भी कह सकते हो कि सिटीजन जो अवेयरनेस है या सोशल मीडिया, मीडिया का रोल, जुडिशरी का रोल। जुडिशरी का रोल आप लिखोगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रही है एसआर बोमाई केस को लेके,
कि 356 को लाइक आर्बिट्रेरीली यूज नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरह लाइक ब्रोडन करके वही बात आती है कि एक जुडिशरी से पॉइंट सोच लीजिए, फिर हमने कहा था कि सिटीजन्स या मीडिया को लेके उस तरह पॉइंट सोच सकते हो, और जो कंसेप्ट है 1990s के बाद क्यों चेंज हुआ है कॉलिशन गवर्नमेंट्स के कारण, वो हो गया। मतलब फेडरलिज्म कैसे इवॉल्व हुआ ये रीजन हो गया। तो इमरजेंसी पावर के ऊपर 356 का पूछ लिया उन्होंने। फाइनेंशियल इमरजेंसी स्पेसिफिकली मुझे ईयर नहीं याद, मे बी 2019 के अंदर आया है। फिर बजट, बजट के अंदर क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रख पा रहा है नहीं। इस बार 2021 में क्वेश्चन आया था शायद, ये इस बार तो नहीं आया, 2021 में आया फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके। तो यहाँ से बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ही है, मतलब हम वो डिस्कस भी करेंगे, वहां से निकलता है। तो हमने इसको डिस्कस किया कि जो ये लाइक रूल है इसमें से किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है कि इश्यूज क्या हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं मतलब जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उससे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर हम लेते हैं लेजिस्लेचर, तो लॉज के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। पहली बात जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लॉज के लिए, हमने क्या पढ़ा था? पहली बात तो सेपरेशन ऑफ पावर के केस के अंदर कि इश्यूज क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इशू है। एग्जाम्पल याद आ रही हो? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मैम कोविड बायलॉज जो फॉर्म किए थे। ओके, और आप ट्रिब्यूनल्स वाला मेंशन कर सकते हो, उसमें सारा ही पावर किसको दे दी थी? सीजी को। फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेस में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंसेस आ सकते हैं। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स को लेके था वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। ये हम डिस्कस किए थे इश्यूज इन सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है लॉज के थ्रू, मतलब जिस तरह वो पास करवा के एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तो ये कुछ इश्यूज हैं इस रिगार्डिंग। तो फ्रीक्वेंट ऑर्डिनेंसेस और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये इशू रहेगा ही। ये आप दोनों जगह यूज करोगे, सेपरेशन ऑफ पावर में तो यूज करते ही हो, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में यूज करोगे, और मतलब पार्लियामेंट्री इश्यूज के अंदर। और आता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख पा रहा है नहीं पार्लियामेंट, वहां पे यूज करोगे। फिर आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये हमने डिस्कस किया था कि स्टैंड अलोन टॉपिक भी बनता है, इसको हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सबसेट बनेगा क्वेश्चन के अंदर, आपको मेंशन करना है कि जो बिल्स रेफर होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज से क्या फायदा होता है अगर बिल जाता है उनके पास? मैम स्पेशलिटी होती है उनकी, एंड आराम से टाइम होता है एक्सपर्टीज बिल को होती है। प्रॉपरली चेक करने का। यस। और मैम टाइम होता है उनके पास में, मतलब काफी उसको प्रॉपरली चेक डिटेल्ड करने मैनर का। में वो डिस्कस हिस्ट्री कर लेजि सकते हैं। यस मैम, हिस्ट्री लेजिस्लेशन से बचते हैं। हम्म। और इनफैक्ट इनको जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर, मतलब लोकसभा के अंदर, अगर सपोज करो बीजेपी के मिनिस्टर बैठे हैं, तो उनको बीजेपी का ही स्टांस लेना पड़ेगा। जो अगर मतलब यस वोट करना है तो उनको यस ही वोट करना पड़ेगा। बट इफ ही इज अ मेंबर इन पार्लियामेंट्री कमिटी, तो वहां पे वो अपना जो रियल, मतलब जो भी उनका विल है उसको रख सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। डिटेल के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज के क्या इश्यूज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ऑल्दो यहीं से आप आंसर बना सकते हो। अब आता है कि आप इस एग्जाम के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो इश्यूज हैं वहां पे मेंशन करोगे कि जो बिल्स रेफर हुए हैं 27% हुए थे 16th लोकसभा में, और ये 11% हुए हैं 17th लोकसभा में। तो इस तरह ग्राफ के अंदर दिखा सकते हो। फिर आता है एब्सेंटिज्म। मतलब अगर हम अटेंडेंस देखते हैं एमपीज की, लोकसभा के अंदर सिर्फ 71% है, राज्यसभा के अंदर 74% है। तो मतलब अटेंडेंस भी कम हुई है। और इनफैक्ट आपको पता ही है कि अगर वहां पे बैठे भी होते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे किसका रोल आता है? मैम स्पीकर का स्पीकर मैम। का। हाँ एग्जैक्टली, तो स्पीकर का रोल इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम रूल्स को देखते हैं तो 60 डेज से ज्यादा अगर कोई एब्सेंट होता है तो स्पीकर के पास पावर होती है
डिस्क्वालीफाई करने की, लेकिन वो यहाँ पे बात आ जाती है कि वो कितना इम्पार्शियल ऑफिस है स्पीकर का। इसीलिए स्पीकर जो ऑफिस या स्पीकर का जो क्वेश्चन है स्टैंड अलोन बनता है, क्योंकि वो यहीं से निकल के आता है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में ही प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे स्पीकर ऑफिस जो है इम्पार्शियल नहीं है ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर हमें पता है कि स्पीकर के पास पावर होती है उसको डिसाइड करने की। मणिपुर जो केस था, मणिपुर एमपी के अगेंस्ट, तो वहां पे क्या हुआ था कि 3 इयर्स हो गए थे, कुछ डिसीजन नहीं लिया। तो फिर वहां पे हम कल डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी ने क्या क्या रूलिंग्स दी हैं। फिर आ जाता है कि बिल स्क्रूटनी जो है वो नहीं होती। अभी रिसेंटली जो नैफेड करके था, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो बिल था वो बहुत जल्दी जल्दी में पास किया। इनफैक्ट जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल था 2021 वो भी इसी तरह पास किया। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन दी है वो सिर्फ एक दिन का डिस्कशन हुआ। और इनफैक्ट बहुत सारे सुना होगा कि मल्टीपल बिल्स जो है एक ही दिन में पास हो जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम है कि मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है कि दिस इज अ मनी बिल? मैम मैम स्पीकर। 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 तो स्पीकर कहता है कि मनी बिल है या नहीं। स्पीकर मोस्टली कहाँ से होता है, कौन सी पार्टी से? रूलिंग रूलिंग पार्टी पार्टी का। से। हाँ, तो रूलिंग पार्टी से होता है तो वो क्या करता है, बिल को मनी बिल कह देता है। अब आधार एक्ट उसको भी मनी बिल बना के पास कर दिया, जबकि मतलब हमारी नॉलेज जो है उसको फाइनेंस बिल आप कह सकते हो, लेकिन मनी बिल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है कि अगर दूसरी कंडीशंस होती हैं, मतलब दूसरे फीचर्स होते हैं, तो वो फाइनेंस बिल होता है। लेकिन इसको भी मनी बिल बना के पास कर दिया। अगर हम कहते हैं कि दिस इज अ मनी बिल तो उससे क्या हो जाएगा? मैम राज्यसभा का पावर मोमेंट हो जाता है। हम्म। तो राज्यसभा का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। कितनी देर रख सकता है राज्यसभा? प्रीलिम्स का क्वेश्चन। मैम 14 14 14 डेज डेज। है। हम्म। तो 14 डेज ही है सिर्फ जो राज्यसभा अपने पास रख सकता है। फिर उसके बाद वो लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा के पास जाने के बाद उसकी मर्जी है, उसने जो लाइक रिकमेंड किया उसको माने या नहीं माने। तो सारी स्टैंड अलोन जो पावर होती है वो लोकसभा की होती है। कि मतलब हमने बाईपास कर दिया राज्यसभा को। अब पार्लियामेंट के अंदर बोथ हाउसेज वर्क करेंगे। अब लोकसभा के अंदर फिर से वही बात आ जाती है कि ऑपोजिशन है या नहीं है। मतलब राज्यसभा में भी कितनी ऑपोजिशन है। अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट ही, मतलब एमपी सारे एक ही गवर्नमेंट से हैं, वही रूलिंग गवर्नमेंट है, तो वैसे कुछ डिस्कशन का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि उनपे एंटी डिफेक्शन लगता है। तो ये सब मतलब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। आपको सिर्फ समझ, मतलब अगर आपको सिर्फ आइडिया होगा किस लाइन में सोचना है। अब ये कुछ लाइक इश्यूज हो गए। अब जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे या कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन देखोगे, वहां से अगर एक आध एग्जाम्पल आपको मिलता है तो आप ऐड ऑन कर लेना अपने आंसर में। लेकिन ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। मतलब अगर हम इस साल डिस्कस कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट ईयर ही लिखना है, तो इतना कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप सेम जो नोट्स हैं उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्टिल अगर एक आध एग्जाम्पल मिलती है तो उसको ऐड ऑन कर लेना। और ये डाटा जो है, मतलब आप इसको मेंशन कर सकते हो कि पीआरएस का डाटा है। अब इसके बाद आता है, हमने डिस्कस कर लिया कि जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी है वो उसका स्टैंडर्ड जो है लो डाउन हो रहा है। एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि स्पीकर के पास पावर होती है और वो अपनी मतलब जो रूलिंग है वो देता ही नहीं है। और लाइक सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली। ओके, किस केस लो का है कि एंटी डिफेक्शन लो इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑल्दो हम कल डिस्कस करेंगे। लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, क्योतो होलोन। प्रोटोकॉल कॉलन। जो क्योतो होलोहन केस था उसी के अंदर बोला था कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो प्री डिसीजन जो स्टेज है ना उस पे नहीं कुछ बोल सकते। मतलब सपोज करो कि अभी वो रूलिंग आई ही नहीं है, तब तक जुडिशरी इंटरवीन ही नहीं कर सकती। वो देते ही नहीं है रूलिंग और तब तक उसकी टर्म ही कंप्लीट हो जाती है, तो उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। ये इशू है। लेकिन स्टिल जो मणिपुर का जो केस था, मतलब हम पढ़ेंगे भी, वो रिसेंटली जजमेंट 2020 की है। उसके अंदर यही बोला था कि एक टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर को जो है अपना डिसीजन देना इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इश्यूज है। आप सिर्फ ब्रीफ में मेंशन करोगे कि एंटी डिफेक्शन लो इशू, स्पीकर लाइक ऑफिस इज नॉट लाइक इम्पार्शियल, ऐसे मेंशन कर सकते हो। फिर आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब अगर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, हमने कहा कि दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी,
जिसको ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये मतलब एक टेम्पल माना जाता है। लेकिन आपको लगता है कि जो इसके अंदर एमपीज हैं वही अगर क्रिमिनल है, या फिर उनका जो हम कहते हैं नेक्सस है क्रिमिनल्स के साथ। और इनफैक्ट जब हम इलेक्शंस का टॉपिक करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि एडीआर ने ये बोला था कि जो क्रिमिनल है मतलब अगर वो कंटेस्ट करता है इलेक्शन तो उसके डबल चांसेस होते हैं विन करने के। अब राजेंद्र प्रसाद का एक राजेंद्र प्रसाद जी का एक कोट भी है, उन्होंने ऐसे बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वो किस पे डिपेंड करेगा, हु इज रूलिंग इट। अब कौन रूल कर रहा है, अगर वो क्रिमिनल है तो पार्लियामेंट्री फंक्शन ऑलरेडी सब खराब हो जाएगा। इनफैक्ट जब हम पुलिस रिफॉर्म्स देखेंगे तो वोहरा कमेटी को पढ़ेंगे तो वोहरा कमेटी ने ये बात बोली थी कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से पूरा सिस्टम जो है डिसरप्ट हो चुका है। मतलब पुलिस के अंदर वो ऑफ लाइक पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पे करप्शन जा चुका है। और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन मतलब मेन रीजन जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। अब इसका आप डाटा दे सकते हो कि लाइक 43% ऑफ द जो एमपीज हैं रिसेंट लाइक लोकसभा के अंदर, जो करंट लोकसभा है उसमें 43% ऑफ द एमपीज आर मतलब उन पे कुछ ना कुछ केस चल रहा है, क्रिमिनल्स हैं। आप इस ये एडीआर का डाटा मेंशन कर सकते हो। फिर डिक्लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके अंदर आप क्या मेंशन कर सकते हो? नॉमिनेटेड वाला लिख सकता है। एग्जैक्टली आप कर सकते हो कि नॉमिनेटेड, जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज सीजेआई थे उनको इलेक्ट किया जो बैकडोर एंट्री देते हैं। फिर राज्यसभा का जो लाइक रेलेवेंस है वो कम हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था कि मनी बिल बना के वो पास कर देते हैं। और इनफैक्ट ऑपोजिशन ये नहीं है। ये कुछ हो गया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कर्ब है। आप मतलब जो मिसयूज होता है, जो प्रिविलेजेस मिली हुई है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, उसको मिसयूज करके मतलब सुना होगा जैसे कर्नाटका के जो जर्नलिस्ट थे उन पे यूज किया। आप इस तरह मेंशन कर सकते हो। ऑपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर रिसेंटली जो न्यूज में था बहुत ज्यादा कि जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट थी काफी देर तक, तो ये आर्टिकल 93 के वायलेशन हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या ब्रॉड इश्यूज हैं। अब इसी को मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर पॉइंट्स बना सकते हो। अब ये मैंने इस तरह मतलब 7 पॉइंट्स इस तरह से लिखे हैं क्योंकि क्या होता है कि हम इतना पढ़ लेते हैं कि वहां पे जब लाइक 2 मिनट्स ही मिलेंगे आपको इश्यूज लिखते वक्त, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो आप बस इसको दिमाग में रखिए ब्रॉड पॉइंट्स, उसी के अंदर अपनी एग्जाम्पल्स या फिर जो भी आर्टिकल है उसी के अंदर कोट कर दीजिए। और ये हो गया जो मतलब ब्रॉड आपको मेजर डिस्कस करना है, क्योंकि मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी लाइक रोल है वो लॉज के रिगार्डिंग ही है, इसको स्पेसिफिकली प्रॉपर मेंशन करना है। अब आ जाता है वे फॉरवर्ड। इसी से आपको बहुत सारा मतलब दिमाग में आ चुका होगा, हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लॉज वाली जो पावर है इससे क्या दिमाग में आ रहा है? वे फॉरवर्ड। पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जाना चाहिए सारे बिल्स। आप कह दोगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के बाद कंपलसरी हो जाए कि बिल रेफर ही होना चाहिए। एब्सेंटिज्म के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा कि स्पीकर का जो ऑफिस है आप एक इम्पार्शियल बना सकते हो, या फिर स्ट्रिक्ट रूलिंग होनी चाहिए कि मतलब एब्सेंट नहीं हो सकते, फाइन लगे प्रॉपर। बिल स्क्रूटनी के रिगार्डिंग कि जो हास्टी पैसेज है वो उसको कर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि जिस तरह लेजिस्लेटिव जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनका फीडबैक आए, पब्लिक फीडबैक। वो और सिविल सोसाइटी वाली डायग्राम, कौन सी? सिविल सोसाइटी वाली यू मीन डायग्राम करवाई होलिस्टिक थी। अप्रोच? यस। तो आप होलिस्टिक अप्रोच जो हमने किया था और वो डिस्कस कर सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर हो गया, एनजीओज हो गई और लेजिस्लेचर हो गया, इन सबको हम लाइक कंबाइन करके लॉज पास होने चाहिए। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रिगार्डिंग कि ये प्रॉपर मतलब कर्व आउटलाइन करना एंड चाहिए। फ्रेमवर्क। क्या? मैम प्रॉपर आउटलाइन एंड फ्रेमवर्क पहले तैयार करना चाहिए, देन हाँ डेलीगेटिंग प्रॉपर करनी आउटलाइन चाहिए। बना सकते हो। मतलब उसके लिए आप ये मेंशन कर सकते हो ना कि मतलब प्रॉपर एसओपीज बन सकते हैं लाइक स्टार्टिंग से। ये हो गया। अब इसके बाद
जो स्पेसिफिक आप मेंशन करोगे कि सेकंड एआरसी ने बोला था कोड ऑफ कंडक्ट आना चाहिए फॉर एमपीज। इनफैक्ट एथिक्स GS4 वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स वहां पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है उसका डिफरेंस, और ये सिलेबस का पार्ट है। अब ये सिलेबस का पार्ट है GS4। अब ये गवर्नेंस का इशू मतलब उसको रिजॉल्व करता है, तो आप इसको यहाँ पे यूज करिए GS2 के अंदर। सेकेंड एआरसी ने बोला आप मेंशन कर दीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट आने चाहिए, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है कि चेंज की जरूरत है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और सेकेंड एआरसी को ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद आता है यूके मॉडल। यूके मॉडल बेसिकली क्या है, अगर हम कहते हैं कि अटेंडेंस कम हो रही है, नंबर ऑफ सिटिंग्स इन पार्लियामेंट कम हो रही है, तो यूके के अंदर क्या होता है, एक एनुअल कैलेंडर निकलता है कि इतनी इतनी सिटिंग्स होंगी, और इनफैक्ट वो ये भी डिफाइन करते हैं कि ऑपोजिशन के इसमें कितने डेज होंगे। तो इनफैक्ट हमारी जो वो लाइक कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए कमीशन बना था, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC यूज करिए एग्जाम के अंदर। अब इसने बोला था कि आप फिक्स कर दो कि लोकसभा के अंदर 120 सिटिंग्स और राज्यसभा के अंदर लाइक 100। अगर हम देखते हैं करंट लोकसभा के अंदर सिर्फ 70 सिटिंग्स हुई थी, तो ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि मतलब 120 है 100, मतलब आप इस तरह मेंशन कर सकते हो कि अगर हम देख लाइक डिफाइन कर देंगे कि कितनी सिटिंग्स होनी चाहिए, ऑपोजिशन के कितने डेज होने चाहिए। ऑपोजिशन के डेज से क्या फायदा होगा? मैम प्रॉपर ऑपोजिशन है तो प्रॉपर क्वेश्चनिंग होगी। क्वेश्चनिंग होगी, तो फिर वही बात कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कितना कंट्रोल है पार्लियामेंट का, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखिए अगर ऑपोजिशन नहीं है ना, तो एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू पार्लियामेंट ओनली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मतलब वही मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ही है, अगर मतलब PM उनकी कैबिनेट, और पार्लियामेंट के अंदर वो वही लोग जो हैं उन्हीं के पार्टी के लोग डिस्कस करेंगे, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। तो ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये इसीलिए वो डिप्टी स्पीकर का भी मतलब इशू निकल के आता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है वो मोस्टली ऑपोजिशन गवर्नमेंट के होते हैं, और जो हाँ स्पीकर हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के होते हैं। तो वहीं से आता है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो है ऑफिस वेकेंट था। फिर ऑपोजिशन के डेज जो हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। फिर जो एक लाइक टैगलाइन है स्पीकर के लिए, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब स्पीकर के ऑफिस को इम्पार्शियल बनाने के लिए। और इनफैक्ट वहां पे शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट है, मतलब एक जो है एक मिरर पार्लियामेंट कह सकते हैं, वो रेडी रहेगी, मतलब मिरर, जिसके कारण क्या होगा एक स्पेसिफाइड जैसे एक PM है, मतलब करंट गवर्नमेंट के ऑपोजिशन गवर्नमेंट के PM क्या होंगे, उस वजह से क्या होगा जितना ज्यादा वो चेक रख पाएंगे ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट। तो ये यूके का मॉडल हो गया, यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो। सेकेंड ARC को डिस्कस किया। इनफैक्ट जब हम कल डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग, तो वहां पे हम देखेंगे कि NCRWC ने बोला था कि इसको इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए कर दो, मतलब ऐसे हर लोग के लिए नहीं होना चाहिए सिर्फ जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। इनफैक्ट हम वहां पे ये भी डिस्कस करेंगे कि एंटी डिफेक्शन का जो डिसीजन है इंस्टेड ऑफ स्पीकर कौन ले, या फिर तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ले, या फिर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेट किया जा सकता है। वो एक मतलब अगर स्टैंड अलोन एंटी डिफेक्शन पे क्वेश्चन आता है तो आपको इतना डिटेल में लिखना है, लेकिन अगर इश्यूज इन पार्लियामेंट के रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड है तो वहां पे एक इशू है सिर्फ एक सोल्यूशन लिखोगे आप। फिर हमने किया कि लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं, आउटकम बजटिंग करवा सकते हैं। फिर एक रिसर्च स्पोर्ट्स प्रोवाइड की जा सकती है टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि जो करंट लॉज जितने भी बन रहे हैं वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी चाहिए होती है। अब जैसे हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी पर लॉ बन रहा है, अगर उनको पता ही नहीं है मतलब उसकी टेक्निकल, हमें पता है कि मतलब एमपीज के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो वहां पे अगर हम एक रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे तो बेटर जो है डिस्कशन हो पाएगी लॉज के अंदर। और इसका एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट कह सकते हो कि आप पार्लियामेंट्री कमिटीज को जो है कंपल्सरी प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब बिल रेफर होना चाहिए। बट वहां पे भी क्या प्रॉब्लम है कि रिसर्च जो स्टाफ है वहां पे भी कमी है पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर। वहां पे भी हम पढ़ेंगे कि वे फॉरवर्ड पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर के रिसर्च स्टाफ प्रॉपर होना चाहिए। ये मेजर पॉइंट होगा करंट लाइक सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि टेक्निकल बिल्स जो आ रहे हैं आप इसको ध्यान रखोगे तो आप अलग जगह पे जैसे मान लो कि साइंस एंड टेक का मतलब इंडिया में किस तरह हम वो कर सकते हैं, मतलब इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक की R&D कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप वहां पे भी मेंशन कर सकते हो कि हम पार्लियामेंट के अंदर अगर प्रॉपर एक R&D स्टाफ बिठाएंगे तो उस तरह के लॉज आएंगे, तो हम जो लाइक करंट जनरेशन है उसको इनकरेज कर सकते हैं। फिर पब्लिक फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि सिटीजन्स को लेके आपको मेंशन करना ही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन सी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं सिटीजन्स? दिस इज वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच की तरफ। तो पब्लिक फीडबैक के रिगार्डिंग हो गया। ये हमने लाइक डिस्कस किया कि जो पार्लियामेंट्री इश्यूज जो थे
उसके रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड क्या बन सकता है। अब इसके अंदर आप जब कंक्लूड करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो पार्लियामेंट है, इट्स अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप स्पीकर की रेलेवेंस बताना चाहते हो तो वो स्पीकर जो है, इट्स प्रीस्ट, मतलब वो प्रीस्ट हो गए, वो टेम्पल है। वरना आप मेंशन कर सकते हो कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 Ds जो हैं इसको फुलफिल करना चाहिए: डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन। और इसके अंदर जो मेन सब मस्ट अपहोल्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब टॉपिक जो सेकंड टॉपिक था, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर। तो वही सबसे मेन पॉइंट क्या है, आर्टिकल 75, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्योंकि जो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, तो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेजर पॉइंट हो गया। मतलब अगर कंट्रोल की बात आती है तो आर्टिकल 75 अगर नहीं लिखा होगा तो वो क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट होगा। और आर्टिकल 79 से लेके 122 वो आपने याद रखना है, पार्लियामेंट। तो हमने जो आर्टिकल्स आज डिस्कस किए हैं, एक तो 79 से लेके 122 तक, आर्टिकल 75 नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मेजर आर्टिकल्स होंगे जो आपके आंसर में यूज होने चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन आर। अब प्रीलिम्स की बात आती है, क्वेश्चन आर किस में मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। नो। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल्स के अंदर मेंशन्ड है। यस। तो ये रूल्स के अंदर मेंशन्ड है, क्वेश्चन आर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये पता हो। और रिसेंटली क्यू न्यूज के अंदर था, और ये 2021 के अंदर, उसमें क्या हुआ था, इसको भी उन्होंने लाइक कैंसिल कर दिया था। मतलब क्वेश्चन आर के लिए जो टाइम है बजट के दौरान, जो टाइम था क्वेश्चन आर उसको दिया नहीं। तो इस तरह मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली जो क्वेश्चन आर को जो है टाइम दिया नहीं, उसका कैंसिल कर दिया था टाइम। और दूसरी चीज, आप एक डायग्राम बना सकते हो, पीआरएस का है ये। अगर हम देखते हैं 1978 से लेके 2004 तक, तो 48% जो है उतना टाइम मिलता था क्वेश्चन आर टाइम। और अभी जो है सिर्फ 12% है, 2015 से लेके 2020 तक। मतलब ये क्वेश्चन आर टाइम हो गया जो रिड्यूस हुआ है। वो पीआरएस 2004 मींस सॉरी, वो 2004 है या 9? ये 4 है। थैंक फिर आ जाता है बिल्स एंड बजट। बिल्स एंड बजट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मतलब जो भी इशू है, एक आध आप मेंशन करते, मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस है, 1 डे के अंदर पास हो गया। अभी जो है नाफिड जो था उसको जल्दी जल्दी में पास किया। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हो गया। फिर आप जो मनी बिल बना के पास कर देते हो, ये हो गए। बिल्स एंड बजट के अंदर प्रॉब्लम्स लिख दोगे। कमिटीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि वहां पे बिल जो है रेफर ही नहीं होता, और इसकी जो स्क्रूटनी है वो कम होती जा रही है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है उसके थ्रू जो मतलब रखते हैं ये कंट्रोल, जैसे सीएजी की रिपोर्ट आती है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी डिस्कस करती है, फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, फिर कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। ये कुछ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी जो है, मतलब अगर हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कंसेप्ट, तो वहां पे मेजर मतलब एक सबसेट है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2023 के अंदर आया है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग। अब इसको आपने ध्यान रखना है कि किस तरह किस थ्रू जो है लेजिस्लेचर जो है मेंटेन करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल। तो कैसे करता है वो आप हमने डिस्कस कर लिया है कि ब्रॉड टॉपिक्स क्या है। मतलब आप उसी तरह सोचोगे कि लॉज के थ्रू हो सकता है, फिर फाइनेंस के थ्रू हो सकता है, फिर एग्जीक्यूटिव के थ्रू हो सकता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर जैसे क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है। इस तरह जो डिस्कशंस होती हैं, फिर हर किसी के अंदर क्या इश्यूज हैं हमने ऊपर डिस्कस कर लिए थे और यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या इश्यूज हैं, जैसे सीएजी जो है, सीएजी जो ऑफिस है उसके बारे में हम मेंशन करेंगे, लेकिन इसकी जो टेन्योर है वो बहुत कम है। जैसे यूके के अंदर 10 years होती है, यहाँ पे 6 years है। और इनफैक्ट अपॉइंटमेंट का इशू रहता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी हो एक्ट गई। एज अ पोस्टमार्टम हाँ, मतलब आप वो मतलब हम उस बाद जो में ही वो कर सकते कंसेप्ट हैं। है वो कॉम्प्ट्रोलर नहीं होता ये, जैसे यूके के अंदर होता है। एक्चुअल यस में मैम। इसका नाम है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
बट ये सिर्फ ऑडिटर ही है पोस्टमार्टम। इनफैक्ट ये सारी की सारी जो है ये पोस्टमार्टम ऑडिट ही होता है, पहले कोई राइट नहीं होता इनको चेक करने का। तो ये कुछ इश्यूज हो गए। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो कि अगर स्टैंड अलोन इस पे क्वेश्चन आता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेकिन ध्यान रखना है आर्टिकल 75 पक्का लिखना है इसके अंदर। अब आता है स्पीकर ऑफिस। तो लास्ट टॉपिक है स्पीकर। अब मतलब स्पीकर एज इन जो जो भी हम इसके पावर्स फंक्शंस पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप इसको चेयरमैन ऑफ अगर राज्यसभा आता है उसके रिगार्डिंग, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर आते हैं, तो ये मान के चलना है कि मतलब अगर आप एक के फंक्शंस पढ़ लिए तो सब में वही रेप्लिकेट करना है। क्योंकि अब इस पे जो है फोकस बढ़ रहा है, मतलब स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन हो गए, फिर डिप्टी चेयरमैन हो गया, फिर वही कॉरेस्पॉन्डिंगली जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर है ये ऑफिसेस, तो वहां पे बस थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है, जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में क्या डिफरेंस है, मतलब स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं डिप्टी स्पीकर, और स्पीकर नहीं सॉरी, होगा तो डिप्टी स्पीकर, सॉरी, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन। मैं स्पीकर डू नॉट और वोट इन द फर्स्ट अगर इंस्टेंस। अगर जॉइंट सिटिंग हो तो स्पीकर वो करते हैं मीटिंग जो है। ज्वाइंट सिटिंग के अंदर स्पीकर करते हैं। मनी बिल भी कौन सर्टिफाई करता है, इन्हीं के पास पावर होती है, क्योंकि वही राज्यसभा के पास तो इन जनरल भी पावर नहीं होती। तो कुछ कुछ ही स्पेसिफिक पावर है कि जो इनके पास है स्पीकर के पास, बाकी जो है सेम सेम जो वहां पे आप यूज कर पाओगे। डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पावर हो गई, और 10th शेड्यूल के अंदर वो दोनों के पास पावर है, क्योंकि हेड्स ऑफ जो हाउस है वो डिसाइड करते हैं 10th शेड्यूल के रिगार्डिंग। अब ये ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिक हो गया, बाकी जो भी लाइक पावर्स होंगी आप कॉमन यूज करोगे हर, मतलब कोई भी हेड आया अगर। अब इसके अंदर आ जाता है आर्टिकल 93 जो है स्पीकर का है। इसके साथ आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, और इनफैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए आप लिख सकते हो जो प्रेसिडेंट्स है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स, उसके अंदर आर्टिकल रैंक 6 के अंदर आते हैं ये स्पीकर। जो इसके पावर्स है वो बहुत सिंपल है कि गार्डियन ऑफ पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, मतलब जो भी प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग होती है वो स्पीकर्स ही मेंटेन करते हैं। हाउस का जो डेकोरम है, ऑर्डर है, कौन मेंटेन करता है, मतलब जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है वो स्पीकर करते हैं। वही कि अगर कोई डिसरप्ट कर रहा है तो वो कह सकते हैं कि आप जाइए हाउस से बाहर, मतलब जो डिस्कशन है उसके बाद। वहां पे अगेन वही बात आती है कि जब वो ऑपोजिशन वाला कर रहा होगा तब वो कहेंगे, मतलब जब रूलिंग पार्टी का होगा तो वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसी पार्टी के हैं। फिर जो इंटरप्रेटर हैं ये प्रोविजंस के जो भी रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी वर्किंग होगी उसके जो फाइनल इंटरप्रेटर जो हैं वो स्पीकर माने जाते हैं। फिर इनके पास जो वोट करने का पावर होता है, जो अंकित ने बोला था जो कास्टिंग वोट होती है वो करते हैं अगर लाइक डेडलॉक को रिजॉल्व करना हो। अगर कॉरम एब्सेंट है तो उसमें भी ये कह सकते, मतलब यही डिसाइड करते हैं एडजर्न करना है या नहीं करना। इनफैक्ट एजेंडा जो है मीटिंग का वो ये खुद डिसाइड करते हैं। डिसक्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वही 10th शेड्यूल के अंदर। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा जो बाकी सारे मोशंस है ना वो इन्हीं के बेसिस के इन्हीं के परमिट के बाद आते हैं। फिर वही डिसाइड करते हैं मनी बिल है या नहीं है, डिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग। अब ये हमने डिस्कस इसलिए किया है ऑल्दो ये लक्ष्मीकांत का बेसिक पार्ट है, क्योंकि तब हम लक्ष्मीकांत हमें खोलनी ना पड़े ड्यूरिंग आर मेंस एग्जाम, इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब ये ध्यान रहे कि जो इसके पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ये संकेत यू कैन से कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट को इंटरनेशनली। यस रूपाली। इसमें वो भी लिखा जा सकता है ना, वो जो 3 कमिटीज हम पढ़ते हैं, हाँ, जनरल वो पर्पस रूल्स। कमेटी वगैरह जो जिसको ये हेड करते हैं रूल, मतलब इनफैक्ट इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज या फिर कमिटीज की फॉर्मेशन जो है स्पीकर के थ्रू होती है। अब आ गया कि इसकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है। एक तो वही इनको रिमूव करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया। इनका एक्सपेंडिचर जो है 4 जून CFI है। अब इनके बारे में मतलब जो ज्वाला नेहरू जी है उन्होंने एक बात बोली थी कि जो स्पीकर है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द हाउस, दैट वे दे बिकम द सिंबल ऑफ द कंट्रीज फ्रीडम एंड लिबर्टी।
तो मतलब अगर आपको एक शॉर्ट डायग्राम बनानी होगी स्पीकर के रिगार्डिंग तो आप इस तरह लिख सकते हो, दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम या फिर लिबर्टी या नेशन, कुछ भी। ब्रैकेट में इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो लिख सकते हो कि उनको सिंबल बोला था उन्होंने। फिर आता है एम एन कोल एंड एस एल शक्तिर। जो एम एन कोल जो है ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे लोकसभा के, और इन्होंने इनको बोला था कि ही इज अ कॉन्साइंस एंड गार्डियन ऑफ द हाउस। तो आप एक और वर्ड लिख सकते हो, कॉन्साइंस ऑफ हाउस, और ब्रैकेट में इनका नेम मेंशन कर सकते हो। और एक जो मेजर है वो तो लिख ही दोगे कि डेकोरम ऑफ द हाउस जो है वो ये मेंटेन करते हैं। तो इस तरह एक स्मॉल डायग्राम बन जाएगी और वैल्यूडेशन होगी कि जवाहरलाल नेहरू जी का नेम हमने मेंशन करके कि सिंबल है ये फ्रीडम या लिबर्टी का। फिर कॉन्साइंस ऑफ हाउस के अंदर हमने एम एन कोल लिख दिया। अब लेकिन ये हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं वही अगेन, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना सोचने के लिए कि किसने बोला था। अगर नहीं याद आ रहा तो सिंपल लिखिए कॉन्साइंस ऑफ हाउस। अब इसके बाद आता है कि इश्यूज क्या है। हम ऊपर ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि वही एंटी डिफेक्शन लॉ मेजर जो है इसके पास जो पावर है। वहां पे क्या हुआ था मणिपुर के केस में कि 3 इयर्स तक कोई रूलिंग नहीं दी। अभी रिसेंटली 2020 के अंदर जो केशव मेघा चंद्र सिंह केस जो था मणिपुर के रिगार्डिंग, वहां पे ये बोला था कि इसको परमानेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जब तक कि इसी टाइम के अंदर जो है उसकी रूलिंग आनी चाहिए। हम कल जब एंटी डिफेक्शन करेंगे तब भी कवर हो जाएगा। मनी बिल के रिगार्डिंग डिक्लेयर कौन सा दोगे आप, आधार एक्ट को जो पास किया था। लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स के अंदर वही बायस और फेवरेटिज्म रखते हैं ये। और रिसेंटली बजट सेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो लाइक लोएस्ट प्रोडक्टिविटी थी ये 5 ईयर्स के अंदर। 17 लोकसभा एक्सपेक्टेड टू हैव द फ्यूएस्ट सिटिंग्स सिंस 1952। हमने कहा कि वही 70 से भी नीचे जा चुके हैं। अब अगेन वही बात आती है कि एनसीआरडब्ल्यूसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दो कि नंबर ऑफ सिटिंग्स। डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा है हाउस के अंदर, डेकोरम जो ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है। और इनफैक्ट ये मेंटेन करते हैं अपना पार्टी इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट। तो ये कुछ इश्यूज हो गए स्पीकर के हाउस के अंदर और स्पीकर के ऑफिस के अंदर। और ये सेम जो है आप जो दूसरे हमने वही डिस्कस किए चेयरमैन वगैरह वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। और जो इश्यूज मेजरली फोकस होंगे स्पीकर के आने के चांसेस होते हैं। जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो मोस्टली मतलब आई थिंक 2022 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का आया था, इस साल भी कुछ आया मुझे ध्यान नहीं है। तो आपको ये पावर्स एंड फंक्शंस हमने कंबाइन करके जैसे चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और जो वाइस चेयरमैन हो गया और कॉरस्पॉन्डिंगली फॉर द जो स्टेट लेजिस्लेचर है, आपको ये ध्यान रखनी है ये वर्ड्स। क्योंकि वहां पे एग्जाम के अंदर जैसे 10 मार्कर आया था, वहां पे क्या होता है बहुत जनरल क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत, हम रिवाइज नहीं करके जाते तो हमारे दिमाग में वो लाइक कॉमन पॉइंट जो होते हैं ना वो भी नहीं आ रहे होते। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पीकर कर लिया तो इसको एज इट इज रेप्लिकेट कर पाओ। वही जब हम एग्जीक्यूटिव करेंगे तो वहां पे जैसे प्रेसिडेंट का हमने देख लिया तो हमारे दिमाग में गवर्नर के रिगार्डिंग याद रह जाए, थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट में भी वही कंटेंट जो है यूज हो जाएगा। तो मतलब वही जो टेक्निकल लीगल टर्म्स हैं वो वर्ड्स काम आ जाते हैं। तो अब आपने एक का कर लिया तो आपको इसको 8 जगह यूज कर पाओगे। अब आता है वे फॉरवर्ड। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि भाई इसका रोल जो है इन एंटी डिफेक्शन वो रिड्यूस करना चाहिए। कैसे कि जैसे इसको लिमिट कर दे ओनली टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीआरडब्ल्यूसी ने बोला, या इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। ब्रिटेन मॉडल फॉलो कर सकते हैं, वही वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का जो है। और इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि जिस मतलब जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से हो ही ना, ऑपोजिशन से हो। अब कॉन्टिन्यूशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ये अच्छा वैलिडेशन था कि पेज कमेटी ने ये बात बोली थी कि जो स्पीकर है मतलब वो नेक्स्ट पार्लियामेंट में भी कंटिन्यू कर जाए अगर वो इम्पार्शियलिटी और एफिशिएंसी रखते हैं। अगर ये चीज आ जाएगी तो उनको मतलब एक इनकरेज, मतलब एक वो रहता है ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जाएगा कि हाँ अगर गवर्नमेंट जो है मतलब कल को दूसरी गवर्नमेंट भी बनती है मतलब मेरी पार्टी की नहीं बनती तब भी मैं कंटिन्यू करूंगा तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो आप पेज कमेटी को लाइक कोट कर सकते हो। फिर आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब अगर वही अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसकी जो फ्यूचर पॉलिटिकल पोजीशंस है उसके लिए उसको इनएलिजिबल बनाया जा सकता है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ के स्पीकर की जो फंक्शनिंग है उसके बेसिस पे हम पनिशमेंट्स जो है चार्ज कर सकते हैं। अब आ गया एक लाइन जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब जब आप पार्लियामेंट के इश्यूज लिखने जाओगे स्पीकर के रिगार्डिंग बात आती है तो इश्यू यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन नहीं हो सकता। क्यों, वही एग्जीक्यूटिव का जो लेजिस्लेचर से सेपरेट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं है तो
लेजिस्लेचर इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर पार्लियामेंट सीजेस टू बी रेलेवेंट, फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी विल प्रोग्रेसिवली गेट वीकर। अगर स्पीकर का ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो स्पीकर के ऑफिस का इंडिपेंडेंट होना, ये भी कह सकते हो कि हम सेपरेशन ऑफ पावर को जो है मेंटेन कर पाएंगे। ये इसकी रेलेवेंस होगी। आप इंपॉर्टेंस के अंदर मेंशन कर सकते हो। वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लिया। और ये जवाहरलाल नेहरू जी का जो था कि ही इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, एम एन कोल कॉन्साइंस ऑफ हाउस, ये कुछ वैल्यूडेशंस हैं। और आर्टिकल 93 ध्यान रखना है। और वारंट ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर के रैंक 6 है। पावर्स एंड फंक्शंस कर लिए। फिर इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करते हैं। अब आगे क्वेश्चंस। 2020 का क्वेश्चन कि once a speaker always a speaker, do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of speaker of the Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning? ये क्वेश्चन लिखना है। ये स्पीकर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंट का जो रोल है एज अ नेशनल लॉ मेकर वो डिक्लाइन हो रहा है, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome। अब यहाँ पे मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो एग्जांपल है 2013 में क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स, एज अ रिजल्ट हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन द पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजली विटनेस्ड, हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लिमिट कर दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे हम इसको जो है ब्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि नेक्स्ट टाइम जब ये आया कि एंटी डिफेक्शन एक पॉइंट तो आएगा ही, कि एंटी डिफेक्शन एक रीजन है जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन आपको और भी पॉइंट्स डालने हैं, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज को जो है रेफर नहीं होता तो उस वजह से वो नहीं मतलब अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रख पाते, और एब्सेंटिज्म है, वॉकआउट्स होते हैं, जो डिसरप्शंस होती हैं, मतलब वो नहीं रख पाते। ये सब जो है आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं। ये क्वेश्चन लिखोगे आप। जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब एंटी डिफेक्शन करेंगे तो वहां पे कवर हो जाएगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर होल्डिंग ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इक्वेशंस कौन से हैं, व्हेन दिस वुड नॉर्मली हैपन, एंड आल्सो द इक्वेशंस व्हेन इट कैनॉट विद द रीजंस देयरऑफ। अब ये क्वेश्चन वो था जो बेसिक लक्ष्मीकांत से आया। ये कोई भी मतलब तब हम एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करके गए होंगे। ये क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल कि वहां पे कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे वही एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी पर आया था। तो हमने ज्वाइंट सेशन के रिगार्डिंग आप एक बार थोड़ा सा देख लेना कि कैसे मतलब एटलीस्ट आर्टिकल पता हो। फिर आप थोड़ा सा तो पता ही होता है कि लाइक स्पीकर हेड करते हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं कि वही डेडलॉक क्रिएट हो गया, और ज्वाइंट सेशन के अंदर कौन सी मेजोरिटी लगती है। More than 15, 50. कोई भी लो है उसकी सिंपल मेजोरिटी वही 50% जो है उससे पास हो जाएगा। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो इसके थ्रू नहीं पास कर सकते, क्योंकि वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। मनी बिल के लिए ज्वाइंट सेशन भी नहीं हो सकता, जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि मतलब लोकसभा का ही तो पावर है, डेडलॉक क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये कुछ इक्वेशन मतलब लक्ष्मीकांत वाला पार्ट है कि मनी बिल के टाइम नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के दौरान नहीं होता, कौन हेड करता है। तो इस तरह आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत याद आ जाता है वहां पे। फिर यहाँ पे आ गया बात। अब ये देखो ना, इसका स्पेसिफिक आर्टिकल आपको नहीं याद आ रहा, लेकिन एटलीस्ट आप 179 से लेके 122 ये तो मेंशन कर सकते हो कि यहाँ से लेके पार्लियामेंट के रिगार्डिंग है। तो एटलीस्ट एक आर्टिकल भी मेंशन हो जाएगा और आपके दिमाग से वो बर्डन भी हट जाएगा कि मुझे आर्टिकल नहीं याद, थोड़े बहुत जो प्रोविजन है वो याद रहते हैं। अब आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। ये 2021 का ही क्वेश्चन है। ये हमने टॉपिक डिस्कस किया, आप इसको लिखिए कि कितना वो एबल है इसको अकाउंटेबिलिटी को रखने के लिए। फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश इंडियन अप्रोचेस टू द पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक जो है दो टॉपिक्स को मिक्स करता है। मतलब एक तो है आपके सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन ऑफ लाइक इंडिया विद अदर कंट्रीज, और सेकंड इज पार्लियामेंट टॉपिक है। तभी हमने जब जैसे फेडरलिज्म डिस्कस किया तो हमने डिस्कस कर लिया कि यूएस का फेडरलिज्म कैसे अलग है, और सेपरेशन ऑफ पावर यूके के अंदर कैसी है, यूएस के अंदर कैसी है, और इंडिया के अंदर कैसी है। वैसे ही हम पार्लियामेंट के अंदर देख लेंगे कि ब्रिटेन और इंडियन, मतलब जो आपके ऑलरेडी टॉपिक्स मेंशन्ड है उसका किसी भी कंट्री के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ होता है,
वो आप तभी के तभी साथ साथ करते जाइए, तो वो टॉपिक अलग से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। अगर हम स्पीकर प्रिपेयर करके गए होते तो डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आराम से वही सेम पावर्स है, बस ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वो हो जाएगा कि मतलब जो भी पार्लियामेंट के पास ही पावर्स होती हैं वो नहीं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन अदरवाइज सेम ही वर्किंग होती है। तो हम इसको एज इट इज जो हमने फंक्शंस प्रिपेयर किए हैं ऑफ स्पीकर यहाँ पे आप लिख पाओगे। अब लेकिन क्वेश्चन क्या है कि आप फंक्शंस लिख दोगे कि हाँ डेकोरम वगैरह रखता है। अब बात क्या है यहाँ पे, डिस्कस। डिस्कस मीन्स आपको इश्यूज लिखने हैं कि वो कितना रख पा रहे हैं नहीं। यहाँ पे काम आएंगी कि अगर आपके पास स्टेट स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स हो, आप मणिपुर वाला केस यहाँ पे लाइक कोट कर पाओगे। अब आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। हम कल ऑल्दो डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ मुझे क्वेश्चन दिखाना था। पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का स्ट्रक्चर पूछ लिया, मतलब स्पेसिफिक जो आपके सिलेबस के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग। तो स्ट्रक्चर पूछ लिया पार्लियामेंट्री कमिटीज का। फिर हाउ फॉर हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल कमिटीज पूछ ली, जो मैंने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, उसके रिगार्डिंग आ गई। अब कौन सी है, वही पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है उसके रिगार्डिंग जो है पूछ रखा है। हम ऑल दो कमिटीज करेंगे कल यहाँ पे, अभी ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाला, लेकिन आप वही है कि इश्यूज आप स्पीकर के करोगे तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का जब हम लेक्चर होगा उसके साथ लिख लेना। तो ये क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। तो वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, फिर इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री रोल कैसे डिक्लाइन हो रहा है, और पार्लियामेंट जो है कितना एग्जीक्यूटिव पर अकाउंटेबिलिटी जो है इंश्योर कर पा रही है। ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं।